Why everyone इंडिया सेलिब्रिटीज टिकटॉक बड़ी बड़ी हस्तियाँ और कई सारे मिलियनर्स से जो टैक्स पे करते हैं वो लोग भी बाहर जाके रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है, क्यों? और साथ ही साथ मिडिल क्लास के लोग भी बाहर जाके रहना चाहते हैं, तो क्यों हर कोई बाहर जाके रहना चाहता है? इसके मेन 6 रीजंस है। तो पहला है एजुकेशन सिस्टम, दूसरा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तीसरा है सैलरी और इनकम, चौथा है टैक्सिज्म, पांचवा है एनवायरमेंट, छठा है हेल्थ सिस्टम। तो यही है मेजर 6 प्रॉब्लम जिसकी वजह से कई सारे लोग इंडिया में रहना नहीं चाहते, और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों और कैसे लोग इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। हमको फ़र्क पड़ता है और आपको भी फ़र्क पड़ना चाहिए। हमें ही इस लिस्ट में रह के सुधार लाना पड़ेगा, तो हमें ही आवाज़ उठानी होगी। तो पहले बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो आप सभी ने तो देखा ही होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज पर होता है क्या आज हो चुका है। इंडिया में कई सारे न्यूज़ आते हैं, वहाँ पे दिखाया जाता है कि टीचर को जनवरी से लेके दिसंबर तक का स्पेलिंग नहीं आता है, उनको 1 का स्पेलिंग नहीं आता है, किसी को तो कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वो वहाँ भी टीचर्स बने हुए हैं और उनको कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ चलता है, स्कूल से लेके कॉलेजेस तक ये सब लफड़े चल रहे हैं। सभी लोग डिग्री या तो ले रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाना ही नहीं आ रहा, तो क्या टीचर बनेंगे? हमारा एजुकेशन सिस्टम का इतना गंदा हाल हो चुका है कि कोई बात ही नहीं कर सकता है। सभी को सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि रट्टू तोते की तरह पढ़ना है और एग्जाम में फर्स्ट नंबर लाना है। बस यही सारी चीज़ें हो रही है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर लाना है स्कूल में। पढ़ाई सर की उसी को सबसे ज़्यादा अटेंशन दी जाती है, उनको आगे बिठाया जाता है, और जो अच्छे क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं उनको पीछे धकेला जाता है, उनको उन पर ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन वही लोग आगे जाके बिजनेसेस करते हैं और कई सारी चीज़ें करते हैं, और आगे बैठे लोग क्या करते रहते हैं? उनको सिर्फ पढ़ाई करना आता है, उनको बाहर की चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। लेकिन पीछे जो बैठते हैं उनको पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं, बाहर की चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं, और सभी जगह पे वो ध्यान देते हैं। तो वो अपनी लाइफ में जब स्कूल से और कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं वो लोग सिर्फ जॉब्स करते हैं या फिर एक ही जगह पे जॉब्स करते रहते हैं पूरी उम्र तक, जब तक मर ना जाए तब तक। इसका क्या ही फायदा है? हमारे स्कूल और कॉलेज सिस्टम में सिर्फ यही बताया जाता है कि आपको जॉब्स करनी है, बिजनेस ही नहीं करने। और इतनी खराब सिस्टम हो चुकी है कि क्या ही बात करें। लोग स्किल पर नहीं लेकिन रट्टू तोते बनने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए हमारे स्कूल और कॉलेजेस का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो चुका है पूरी तरह से। तो इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट बाहर फॉरेन चले जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे चले जाते हो, वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं और डिग्रियाँ लेते हैं, और फिर वहाँ से वापस ही नहीं आते। वो वहाँ पे परमानेंट सेट हो जाते हैं। हमें एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क लाना चाहिए, नई नई यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए, नए नए टीचर्स लाने चाहिए तो अच्छा पढ़ा सके। उनके भी टेस्ट या एग्ज़ाम होने चाहिए, कोई भी फेक रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए। नीट की तरह गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस की सिस्टम को बदलना है। वहाँ पे एनवायरनमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप करना है कि वहाँ पे लोग आके पढ़ सके। आज सारे लोग प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहाँ के जो क्लासरूम होते हैं वो अच्छे होते हैं, इसीलिए सभी लोग प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लासेस की हालत कुछ अच्छी तरह हो जाए तो हर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहेगा। आजकल तो एजुकेशन के नाम पे से धंधा हो रहा है, सभी को पता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो हमें फ़र्क पड़ता है और आपको भी फ़र्क पड़ना चाहिए। क्यों ही हमारे टैक्स को इतना बर्बाद किया जाता है? अच्छी स्कूल और कॉलेजेस नहीं बनाते हैं गवर्नमेंट, क्यों ही पॉलिटिशियन हमारे टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस नहीं बनाते? क्यों हर गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल में इतना ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ता है? क्लासरूम अच्छे नहीं होते, बेंचेस नहीं होती, बैठने की जगह भी नहीं होती है, वॉशरूम एरिया नहीं होता है, गार्डन भी नहीं होता है कहीं जगहों पे। उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो दूसरी चीज़ है अपॉर्चुनिटी।
इसमें क्या आता है कि सभी लोग जब बिज़नेस करते हैं तब उनको कई सारी परेशानियाँ या फिर कठिनाइयाँ आती है कि हमें इतने अप्रूवल्स लेने होते हैं बिज़नेस के लिए, या फिर कोई भी सारी चीज़ें होती है उसको एग्रीमेंट करवाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी कई सारे लोग अप्रूवमेंट्स देते नहीं हैं बिज़नेसेस के लिए। तो इसीलिए कई सारे लोग बिज़नेसेस करने से पहले ही हार मान लेते हैं और बिज़नेस करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक सिंपल अप्रूवमेंट्स सिस्टम बनाना चाहिए जिससे बिज़नेस को आसानी से खोला जा सके और इंडियन के जीडीपी ग्रोथ में हिस्सा ले सके। और हमें कितना सिंपल अप्रूवमेंट सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि बिज़नेसेस और ज़्यादा खुल सके, ना कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दे कि हर कोई सोचे कि क्यों ही बिज़नेस का शुरू करे। टैक्स से लेके अप्रूवमेंट से लेके अपग्रीमेंट से लेके कई सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं, कई सारों को पैसे खिलाने पड़ते हैं अप्रूवमेंट्स के लिए। हमारे ही बिज़नेस को खोलने के लिए हम ही को पैसे देने हैं और अप्रूवमेंट्स लेनी है। तो यही सारी चीज़ें इंडिया में हो रही है। तो इसको रोकना चाहिए, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए और एक नए सिस्टम को डेवलप करना चाहिए जिससे बिज़नेसेस अच्छी तरीके से खुल सके। और टैक्सेस हम की तो क्या ही बात करें, तो टैक्सेस पे इतने लगे हुए हैं बिजनेस पे, मिडिल क्लास से तो कम ही है, लेकिन टैक्सेस भी इतने ज़्यादा लगे कि क्या ही बात करें। अगर कोई बिजनेस खोल दे तो एम्प्लॉयज़ ही नहीं मिलते, एम्प्लॉयज़ कहाँ से मिलेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम से अगर टूट होते जैसे लोग इंसान निकले हुए होते हैं तो उनको कुछ भी बिज़नेस के बारे में आइडियाज़ नहीं होती है कि क्या क्या हो रहा है इंडिया में, हर चीज़ें कैसे हो रही है बिज़नेस में, कैसे वर्क को किया जाता है। जो भी वर्क होता है बिज़नेस में, मान लो कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई है कि आपको इससे लेक्चर बनाई है, लेकिन आप पढ़े हुए हैं, आपके पास डिग्री भी है, लेकिन आपको वो आता नहीं है। तो ऐसे ही स्किल लेस पर्सन जब एम्प्लॉय बनते हैं तो क्या ही धंधा होगा, बिज़नेस होगा। तो इसीलिए लोग बिज़नेस तो खोल लेते हैं लेकिन एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं, स्किल वर्कर नहीं मिलते। तो हमें पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा, तभी बिज़नेस में भी फ़ायदा होगा। तो बिज़नेस खोलने की जो सिस्टम होती है उनको बदलना पड़ेगा और अच्छे से सिंपल वे में बिज़नेस खोल सके ऐसी सिस्टम हमको लानी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है सैलरी और अपॉर्चुनिटी। इंडिया में इतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी बाहर पे मिलती है। यहाँ पे 8 या 9 घंटे काम करो तभी तक आपको 15,000 या फिर 15,000 रुपये मिलते हैं हर मंथली। एवरेज की बात करें हर इंडियंस की तो वो 15 से 20,000 तक की सैलरी को लेते हैं 15 या 14 घंटे काम करने के बाद। हमारे इन्फोसिस के जो बड़े चेयरमैन या सीईओ हैं वो कहते हैं कि हर एम्प्लॉय को 14 या 15 घंटे काम करना चाहिए। लेकिन क्यों ही कोई इतना ज़्यादा काम करेगा? क्यों? उनकी फैमिलीज़ नहीं है, क्यों उनके साथ उनकी फैमिली नहीं है, उनके बाल बच्चे नहीं है, क्यों ही वो इतना ज़्यादा काम करेगा? आप उतनी सैलरी भी नहीं देते हो जितना आप उनसे काम करवाते हो, जितना आपको फ़ायदा होता है आप उससे कम सैलरीज देते हो। तो क्यों ही कोई 15 या 14 घंटे काम करेगा? हमारा वर्क कल्चर इतना बिगड़ चुका है कि उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता। हर चीज़ें सिर्फ बर्बाद हो रही है, हर कोई सुसाइड कर लेता है जॉब के कारण या फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर के कारण, मैनेजर के कारण, सीईओ के कारण या फिर किसी के भी कारण। जॉब से हर कोई सुसाइड कर लेता है, हर कोई क्विट कर लेता है। जो मेंटल टॉर्चर किया जाता है कि आपको इतने में इतना काम देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो आपको जॉब से निकाल देंगे या फिर वो करेंगे या फिर वो करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें कही जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टॉक्सिक वर्क कल्चर को बदलना चाहिए और अच्छी सिस्टम को लाना चाहिए, अच्छे मैनेजर्स को लाना चाहिए। जो मैनेजर्स होते हैं वो कौन होते हैं? उनके पास डिग्रियाँ भी नहीं होती कई बार तो, लेकिन फिर भी वो मैनेजर या फिर सीईओ बन जाते हैं और वो लोग वहाँ पे हर किसी पे कंट्रोल करते हैं जो उनसे ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है। तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? तो इसी वजह से भी कई सारे लोग इंडिया में ना रहकर बाहर जाके जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा मिलती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो लोग बाहर जाके ही जॉब करना आजकल पसंद करते हैं। हर कोई दुबई, अफ्रीका या फिर अमेरिका, कनाडा सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं आजकल। सभी लोग कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हैं और सभी लोग अमेरिका में या फिर कनाडा में जॉब लेना चाहते हैं और कई सारे लोग इंग्लैंड यूके में
चले जाते। इसी वजह से कई सारे लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते, हमको टॉक्सिक वर्क कल्चर को बदलना पड़ेगा। जो 8 घंटे तक काम कर रहा है तो उनको उतनी ही सैलरी देनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करते हैं। वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं तो उनको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। तो यही है सारी सिस्टम, उनको बदलना पड़ेगा। तो चौथा मेन रीज़न है पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट। तो हर कोई जानता है कि दिल्ली की हालत क्या हो चुकी है आजकल, 12 से क्यू लेवल तक पहुंच चुका है। इंडिया में सांस लेने का मतलब है कि जहरीली हवा अपने अंदर खींच लो और खुद ही मर जाओ। तो दिल्ली की 50 सिगरेट आप पीते हो, इतनी ज़्यादा हवा ख़राब हो चुकी है दिल्ली में और इंडिया में कई सारी जगहों पे आजकल यही हाल हो चुका है। कोलकाता की बात करें, दुर्गापुर की बात करें या फिर जो भी बिग सिटी है उसकी बात करें तो वहाँ की हवा में सिर्फ जहर और जहर ही फैला हुआ है। हर जगह सिर्फ पॉल्यूशन पॉल्यूशन और सिर्फ पॉल्यूशन ही दिख रहा है और कोई पॉलिटिशियंस उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। बस सिर्फ उनको अपनी राजनीति के बारे में ही बात करनी है, हिंदू मुस्लिम के साथ झगड़ा करवाना है, बस उनको अपना वोट बैंक को सेव करना है। हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है उनको किसी की बात की कोई भी परवाह नहीं है। वो अभी तक एक भी सेंटेंस उन्होंने नहीं बोला है दिल्ली के बारे में। तो वो क्या ही एनवायरनमेंट मिनिस्टर बनने के लायक है। वो दिल्ली का एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो क्या ही पूरे इंडिया का एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं, क्या ही वो कर ले ये पॉल्यूशंस को कम करने के बारे में। और इसके अलावा कई सारे पॉल्यूशंस है जैसे कि व्हीकल पॉल्यूशन, पावर प्लांट्स में जो पॉल्यूशन होता है, वो कचरे के ढेर से जो पॉल्यूशन होता है वो, उसके बारे में हमने प्रॉपर एक वीडियोस बनाई है। वो जाके आप पहले इस वीडियो के बाद वो वीडियो जाके आप देख लेना, आपको मज़ा आएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस चीज़ों से पॉल्यूशन होता है और उनको रोकने का तरीका क्या है। उसके बारे में मैंने इस वीडियो में प्रॉपर वे में बात की हुई है। तो आप पूरा वीडियो देख लेना किस वीडियो के बाद कि पॉल्यूशन किस चीज़ों से होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। आपको वही ईवी व्हीकल्स के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाना पड़ेगा। एक्टिवा हो गई, बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाना पड़ेगा। और पावर प्लांट्स में क्या होना चाहिए कि हर पावर प्लांट्स में पॉल्यूशन कम करने के मशीन से इक्विपमेंट लगने चाहिए। वहाँ पे इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं लगाए जाते तो वहाँ पे इक्विपमेंट लगनी चाहिए। और जो पराली से पॉल्यूशन होता है उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए, उनको भी रोकना चाहिए और स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए पराली जलाने पर। इसको भी हम रोक सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन में कमी हो सकती है। कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हर जगह पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। हमारे यहाँ पे इतलाद में, हमारे गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के भी 2 ब्रिजेस बन रहे हैं, एक वहाँ पे और एक दूसरे रोड पे बन रहे हैं। इसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और जहाँ पे ब्रिज बन रहे हैं वहाँ से जाने के पास हर दूरी में की इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी बात ही मत करो। तो इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि क्या ही बात करें। हमारी सिटी में इतना चल रहा है तो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती है उसकी तो बात ही मत छोड़ दो, वो तो नेक्स्ट है। और पॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, तो हर चीज़ को रोकना पड़ेगा। तो 5वां मेन रीज़न है हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में तो क्या ही बात करें, आप सभी को तो पता ही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत क्या हो चुकी है। वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जो नर्सिस होती है उनको कुछ आता भी नहीं है और वहाँ पे भीड़ भी इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई इलाज एक साथ नहीं करवा सकता। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ होता है। तो हर कोई गरीब आदमी, मिडिल क्लास वहीं पे जाता है और वहीं पे जाके अपना इलाज करना चाहता है। लेकिन वहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे कोई सरकार ही नहीं है। बेदरकारी और सिर्फ बेदरकारी हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिख रही है। और सिविल हॉस्पिटल इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं कि हर कोई, किसी को समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ कहाँ पे जाना है और कहाँ पे ऑपरेशन होता है, कहाँ के क्या होता है, किसी को भी समझ में नहीं आता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिविल हॉस्पिटल हो चुका है। तो इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, हर कोई एजुकेटेड डॉक्टर्स को लाना पड़ेगा और हर चीज़ को बदलना पड़ेगा। और तभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा जिससे हर किसी को आसानी से इलाज मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को बाहर निकालना चाहिए या फिर जो होता है उनको बाहर निकालना चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करवाना चाहिए। लेकिन आजकल हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। क्योंकि वहाँ पे
फैसिलिटीज़ होती है और वहाँ पे इलाज भी अच्छी तरीके से किया जाता है। जो मिडिल क्लास होते हैं उनके पास पैसे हो या फिर ना हो, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इलाज अच्छी तरीके से होता है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो क्या ही बात है, वहाँ पे फ्री में तो होता है लेकिन इलाज इतना अच्छा नहीं होता है। तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बदलना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा, तभी बदलाव ला सकते हैं। हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में इतनी ज़्यादा होल्स है कि क्या ही बात करें। कई डॉक्टर्स तो फेक डिग्रियाँ लेके हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं और किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। 1, 2 या 3 साल के बाद सबको पता चलता है कि ये डॉक्टर फेक है और ये हॉस्पिटल भी फेक होते। कई सारी जगहों पे इतनी ज़्यादा फेक डिग्रियाँ मिली है कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। गुजरात से लेके दिल्ली तक हर कहीं जगह पे फेक डॉक्टर्स और फेक हॉस्पिटल्स बने हुए होते हैं और किसी को पता भी नहीं करता है। बस ये तो सिर्फ कुछ जगहों के बारे में पता चला है। पूरे इंडिया में अगर जांच की जाए तो कितने सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स मिलेंगे जो फेक होते हैं। फेक दवाइयाँ मिल रही है, फेक खाना मिल रहा है, हर चीज़ बस बेदरकारी से पीती जाती है इंडिया में। तो क्यों ही कोई रहना चाहेगा। बाहर के हेल्थ केयर सिस्टम की तरह ही इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आप हमसे टैक्स लेते हो, हमारे ही टैक्स से अच्छी हॉस्पिटल्स बना सकते हो और उसमें इलाज कर सकते हो, तो क्यों ही ये सब चीज़ें ना करके बस सिर्फ आप फ्रीबीज बांट रहे हो। हर किसी को जो गरीब होता है उनको फ्री चीज़ें दे रहे हैं। जो टैक्स दे रहा है उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। उनको ना ही अच्छी रोड मिल रही है, ना ही अच्छी हॉस्पिटल, ना ही अच्छी कॉलेज स्कूल मिल रही। तो क्या ही करेगा वो टैक्स दे के। तो इसी से लग के हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है 6 है टैक्स कैरिबिज्म इन इंडिया। तो आजकल तो कई सारी जगहों पे टैक्स के बारे में बात हो ही रही है, सबसे ज़्यादा वायरल हो चुकी है। इंडिया में ट्रेंड बन चुका है टैक्स के बारे में वीडियोस बनाना और टैक्स के बारे में बात। देन हमारी निर्मला ताई ने आके जो बजट दिया उसके बाद तो सभी लोगों की फटी पड़ी है और मिडिल क्लास तो मर चुका है क्योंकि उनका खून चूस चूस के निकाल दिया था और ये नए टैक्स की वजह से और भी खून चूसने वाला है। तो कई सारे देशों में क्या हो जाता है आपको पता है कि एआई रोबोट्स कैसे बनते, एआई टेक्निक्स कैसे होती, एआई कैसे वर्क करता है। एआई के बारे में बातें हो रही है, नई नई चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मार्स पे जाने की बात हो रही है। हर कोई बाहर के जाओ तो वहाँ पे इनोवेशन के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ पे बात हो रही है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या करती है, पॉपकॉर्न में वैरायटी में टैक्स लगाती है। कैसे, जो सिंपल हुआ तो 5%, सॉल्टेड हुआ तो 12% और कैरेमल हुआ तो 18%। तो इतनी ज़्यादा टैक्सेस की वैरायटी खोज सकती है पॉपकॉर्न में, तो वो कहाँ पे टैक्स नहीं लगा सकती। मुझे तो लगता है कि वो मरने पे भी टैक्स लगा सकती है। निर्मल लगता है हर कहीं पे हर जगह पे वो टैक्स लगा सकती है। उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनको क्या ही देना पड़ता है। लेकिन एक मिडिल क्लास को पूछ के देखो उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो वो घर चलाने के लिए उनको सैलरी मिलती है, उसमें भी 30% टैक्स पहले से काट लेते हैं और फिर रोड पे गाड़ी चलाने के लिए टैक्स काट लेते हैं, टोल टैक्स पे टैक्स देते हैं और खाने की चीज़ों में भी टैक्स लेते हैं, सोने की चीज़ों में भी टैक्स देते हैं और हर जगह पे सिर्फ टैक्स और टैक्स ही रहते हैं। हमारी सैलरी कब आती है और कब चली जाती है हमको पता भी नहीं चलता। इससे क्या होता है कि हर मिडिल क्लास जब सैलरी ख़त्म हो जाती है, जब बिग एक्सपेंस उनके पास आता है तो वो क्या करते हैं, लोन्स लेते हैं, एप्स लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो और भी ज़्यादा लोन्स लेते जाते हैं और वो एक चक्कर में फंस जाते हैं, वहाँ लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी वजह से उनको सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रही है और मिल रही है तो उसमें से सबसे ज़्यादा टैक्स में पैसे जा रहे हैं। तो क्या ही मिडिल क्लास आके बढ़ पाएगा। तो हमको इन टैक्सेस को कम करना पड़ेगा। जिन जिन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाना है उन चीज़ों पे टैक्स को हटाना पड़ेगा, टैक्स को कम करने पड़ेगा। जीएसटी जो 80% है उसको 12% करना पड़ेगा। हर चीज़ में फ़ाव को कम करना पड़ेगा और दूसरी जगह पे टैक्स लगाना पड़ेगा। तो ये एक ग्राफ है जहाँ पे मिडिल क्लास और कॉर्पोरेट टैक्सेस के बारे में दिखाया जाता है कि कॉर्पोरेट वाले लोग कितना टैक्स देते हैं और मिडिल क्लास कितना टैक्स देते हैं। हर साल आप देख रहे हो कि कॉर्पोरेट टैक्स 80% तक जाता है, लेकिन हमारा जो 30% टैक्स है वो मिडिल क्लास तक वो सेम ही रहता है। 2023 तक वो सेम ही रहा है और इस साल भी वो सेम ही रहने वाला है। 30% टैक्स वो पहले से ही देते और कॉर्पोरेट वाले 18% देते। इसका भी एक रीज़न था कि
टैक्स कम करने से क्या होता है कि वो सैलरी ज़्यादा दे सके लेकिन और जॉब्स क्रिएट कर सके, लेकिन हमारे कॉरपोरेट वाले जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे। वो हमारी एक इंडियन एजेंसी ने ही बोला है कि इंडियन कॉरपोरेट जॉब रिक्वायरमेंट को फ्री नहीं कर रहे, वो जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें कॉरपोरेट टैक्स को भी बढ़ाना चाहिए और मिडिल क्लास के जो टैक्स होते हैं उनको कम करना चाहिए, जिससे हमारे जीडीपी ग्रोथ में भी फ़ायदा होगा और अच्छी अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर हम टैक्स दे भी दें तो हमें क्या मिलता है टैक्स से? तो टैक्स से हमें क्या मिलता है? गंदे नाले मिलते हैं, गंदी सड़कें मिलती है जहाँ पे आप जाके मर सकते हो, गंदी हवा मिलती है, पॉल्यूशन वाली एयर मिलती है जिसमें आप सांस लेके मर सकते हो, जिससे आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स से हमें क्या मिलता है? हेल्थ केयर सिस्टम मिलता है? नहीं। एजुकेशन सिस्टम मिलता है? नहीं। अच्छी पढ़ाई होती है? नहीं। अच्छे रोड मिलते हैं? नहीं। अच्छी हवा मिलती है? नहीं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है? नहीं। अच्छी अच्छी चीज़ों मिलती है? नहीं मिलती है। और अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिल रही है? नहीं। हर जगह सिर्फ मिलावटी खाना मिलता है, हर जगह बस चाय वाली हवा दिख रही है, पॉल्यूशन दिख रहा है, हर जगह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिगड़ा हुआ है कि उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर कोई इन सारी चीज़ों पे बात कर दे तो उनको एंटी नेशनल बोल देते हैं और इंडिया को प्रेम नहीं करते, ऐसा बोल देते हैं, वो इंडिया का सम्मान नहीं करते, ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हर जगह बस सिर्फ हिंदू मुसलमान यहाँ पे झगड़े करवाने ही नहीं होते। हमारे टैक्स से हमें रोड्स भी अच्छी चाहिए, पढ़ाई भी अच्छी चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा चाहिए और कई सारी जगहों पे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। हमें डेवलपमेंट भी चाहिए होगा क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो हम सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। कभी हम अपने पॉलिटिशियंस को जगा सकते हैं, वो सिर्फ अपने वोट बैंक को सेव करके बैठे रहते, वो अब नहीं चलेगा। तो हमको फ़र्क पड़ता है पर आपको भी फ़र्क पड़ना चाहिए, तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। एक के करने से नहीं लेकिन एक एक के करने से फ़र्क पड़ता है। तो यही है मेन 6 रीज़न जिसकी वजह से हर कोई इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहता है और इसमें ही सॉल्यूशन के बारे में ये बात की है। यही सब रीज़न्स है और सॉल्यूशंस है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट्स करना चाहिए और अच्छे दिन आ सकते हैं। जो गवर्नमेंट बोल रही है ना कि अच्छे दिन आ गए, लेकिन कहाँ पे है वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहे अच्छे दिन, तो हमको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो बैठे रहने से अच्छे दिन नहीं आएंगे, हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी तभी अच्छे दिन आएंगे। अगर वीडियो से कुछ अच्छी बातें आपको सीखने गई है तो वीडियो को लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये सारी बातें पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।